हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स क्लास 11th लेसन 8 सूचकांक इंडेक्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, इसलिए आप इसको नोट जरूर करें। और अभी तक आपने अगर आपकी जो नोटबुक तैयार नहीं की है तो प्लीज़ इनमें कर लीजिए, क्योंकि ये याद नहीं रहते बिना नोट करे। तो आइए आज मैं आपको इंडेक्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि अध्याय बड़ा होने के कारण मैंने इसको दो पार्ट्स में करा है। पहला भाग आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सूचकांक की परिभाषा। एक सूचकांक संख्या एक आर्थिक डेटा आंकड़ा है जो मानक या आधार मूल्य की तुलना में मूल्य या मात्रा को दर्शाता है। आधार आमतौर पर 100 के बराबर होता है और सूचकांक संख्या आमतौर पर मूल मूल्य के अनुपात के 100 गुणा के रूप में व्यक्त की जाती है। ये 100 आप दिमाग में रखें, सूचकांक की परिभाषा जब ध्यान दें, है ना। अब देखिए सूचकांकों के प्रकार। सूचकांक प्रकार में पूरी दुनिया के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचकांकों का निर्माण किया गया है। सूचकांकों में लैंगिक असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक और प्रौद्योगिकी उपलब्धि सूचकांक शामिल हैं। ऐसे बहुत प्रकार के सूचकांक तैयार किए गए हैं। तो ये सूचकांक के प्रकार हो गए। अब देखिए सूचकांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो सूचकांक किसी समय अवधि में संबंधित चरों के समूह को परिमाप में परिवर्तन को मापने की एक सांख्यिकी विधि है। सरल शब्दों में सूचकांक किसी अवधि में एक चर या चरों की तुलना दूसरे अवधि में उन्हीं चर या चरों के साथ करते हैं, जिसके आधार पर अवधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूचकांक का उपयोग कर किसी अवधि में वस्तु की कीमत की तुलना दूसरी अवधि में उसी वस्तु की कीमत की जा सकती है। इसी तरह अन्य चरों के मूल्य में परिवर्तनों, जैसे उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा, जीवन यापन लागत, कृषि फसलों का उत्पादन आदि को सूचकांक की सहायता से मापा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से सूचकांक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आधार अवधि को के मूल्य को 100 सूचकांक दिया जाता है। इसलिए यदि हम वर्ष 2000 और वर्ष 2018 के बीच ब्याज की कीमत में परिवर्तन को जानना चाहते हैं तो वर्ष 2000 आधार की अवधि कहा जाता है। इसी प्रकार 300 का सूचकांक इंगित करेगा कि यदि ब्याज का मूल्य वर्ष 2008 में आधार वर्ष 2000 की तुलना में 3 गुना बढ़ गया। इस टाइप से हम कह सकते हैं। अब देखिए इनका वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, मूल्य सूचकांक और मात्रात्मक सूचकांक। मूल्य में यह कुछ वस्तुओं की कीमतों को मापता है और उसकी अनुमति देता है, और जबकि मात्रा में यह उत्पादन, निर्माण या रोजगार की भौतिक मात्रा में परिवर्तनों को मापता है। अब देखिए ये सूत्र बहुत काम के हैं, आपको नोट कर सकते हैं। निर्माण की विधि में बताऊंगा, सम्मोहित विधि और मूल्य अनुपात की माध्य विधि। सबसे पहले समूहित विधि में सामान्य में P101 इक्वल टू सिग्मा P1 अपन P0 इंटू 100। चालू वर्ष और आधार वर्ष। भारित में भी इसी प्रकार देख सकते हैं आप, P1 इंटू क्यू अपन PO अपन PQ इंटू 100। और इसी प्रकार से मूल्य अनुपात की मध्य विधि में भी हम देखते हैं ये सूत्र। और इन सूत्रों को देखकर हमें ये ज्ञात करना चाहिए कि हमें कौन से सवाल में कौन सा सूत्र उपयोग होगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ होती हैं, एक तो चालू वर्ष और एक आधार वर्ष। इसी प्रकार से उन पर ही सारा डेटा कलेक्शन हम कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि मूल्य अनुपात की सरल विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु के लिए चालू वर्ष की कीमतों के आधार पर वर्ष के मूल्य अनुपातों को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद सूचकांक ज्ञात करने के लिए इन मूल्य अनुपातों का औसत निकाला जाता है। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, P1 चालू वर्ष की कीमत है और P0 है वो आधार वर्ष की कीमत है। तो हम इस सूत्र में जैसे रखेंगे तो वो मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। 5 वस्तुओं में निम्न आंकड़ों के मूल्य अनुपातों की सरल माध्य विधि का प्रयोग सूचकांक की गणना करना है। यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं ABCDE और वर्ष 2012 की कीमत और वर्ष 2016 की कीमत। चालू वर्ष और आधार वर्ष ये दो वर्ष अलग अलग होते हैं, इनके बीच हमें ये ज्ञात करना रहता है। तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्तुएं लिख दी और वर्ष 2012 की कीमतें लिख दी, वर्ष 2016 की कीमतें लिख दी, और हमने इनमें मूल्य अनुपात निकाला P1 अपन P2 इंटू 100 से। तो यहाँ पर ये लिखा और इनका हमने टोटल कर लिया। अब हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 174, अर्थात निर्वचन 2000 वर्ष से 2020 की कीमतों में 74% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 से अधिक कितने हैं, 74 हैं। तो इस प्रकार से इतनी वृद्धि हुई। अगर ये नेगेटिव होता तो हम उसको घाटा बोलते हैं, वृद्धि नहीं होती है उसमें। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। अब भारित समूहित विधि देखिए, इसमें लास्पियर की विधि और पासे की विधि दो अलग अलग चीजें हैं। इस विधि का लास्पियर की विधि में इस प्रतिपादन 1871 में लास्पियर द्वारा किया गया था। इस विधि में आधार वर्ष की मात्रा से भारों का निर्धारण किया जाता है, यहाँ पर दिया है सूत्र। और इसी प्रकार पासे की विधि, इस विधि का प्रतिपादन 1874 में जर्मन सांख्यिकीविद पासे ने किया था। इस विधि में चालू वर्ष की मात्रा से भार का निर्धारण किया जाता है। ये दोनों के सूत्र हैं, इन्हें अब याद रखना चाहिए आप लोगों को। आगे देखिए उदाहरण, 5 वस्तुओं के निम्न आंकड़े 2004 के लिए वर्ष 1996 के आधार पर वर्ष लेकर लास्पियर तथा पासे की विधियों का प्रयोग कर सूचकांक की गणना करना है हमें। अब यहाँ पर ये चालू वर्ष और आधार वर्ष हैं और उनका ये व्यय वाला है। अब इसमें आपको दो चीज़ें बढ़ जाएगी। इसमें पहले हम देखते थे समूह विधि में, सरल विधि में, कि ये दो सिर्फ वर्ष रहते थे, इसमें व्यय नहीं रहते थे। तो यहाँ पर दोनों वर्ष में व्यय भी दिए गए हैं और उनकी कीमत भी दी गई है। तो हम इसमें निकालेंगे। तो दोस्तों ये टेबल इस प्रकार से बनेगी आपके सामने। इधर वस्तुएं, फिर 1996 की कीमत, 2004 में कीमत, फिर इसे व्यय 1996 में, फिर 2004 का व्यय, और इनको हम निकालेंगे तो Q0 बराबर इन दोनों का गुणा करके P0 का भाग देंगे। ये हम यहाँ पर निकालते हैं और फिर हम इनका इसमें डिवाइड करते हैं, फिर इसका गुणा करते हैं। ऐसे करके हमने पूरी टेबल क्रिएट की है। अब हम देख सकते हैं कि पासे की कीमत सूचकांक का हमने सूत्र में मान रखा, तो यहाँ पर आया 120.9। यह वर्ष 1996 से 2020 की कीमत वृद्धि को इंगित करता है, क्योंकि 100 से अधिक है तो ये कीमत की वृद्धि को इंगित करता है। इस प्रकार से लास्पियर की कीमत सूचकांक में हमने मान रखा और इसमें मान हमें आया 123.5। यह वर्ष 1996 से 2004 की कीमतों में वृद्धि को इंगित करता है। तो ये पासे और लास्पियर के सूत्र को हमने समझाया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि मूल्य अनुपातों की भारित माध्य विधि क्या है। तो मूल्य अनुपातों की भारित माध्य विधि में चालू वर्ष के लिए मूल्य अनुपात आधार वर्ष की कीमत के आधार पर प्रकलित किए जाते हैं। यदि भार प्रश्न को स्पष्ट रूप दे दिया जाए तो हम उन्हीं मापों का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि आधार वर्ष की मात्राएं दी जाए तो आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष की कीमत से गुणा करके हम कीमत भार को V की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है P = P1/P0 × 100 है। V कीमत भार यहाँ पर दी गई है। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। मूल्य अनुपात की भारित माध्य विधि द्वारा कीमत सूचकांक गणना करना। यहाँ पर वस्तुएं दी गई हैं ABC, आधार वर्ष की कीमत दी गई हैं 632 और चालू वर्ष की कीमत दी गई है 8.233 और भार दिया गया है 40, 80 और 200। अब हम देखते हैं इसको। ये टेबल बनेगी, इसमें वस्तुएं, आधार वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की कीमत और यहाँ पर भार दिया गया है। अब इसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। पहले P निकालेंगे, फिर PV निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के बाद हम इस सूत्र में मान रखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र को कैलकुलेट करने के बाद 120.47 आएगा। तो यहाँ पर 120.47 कीमत सूचकांक का आधार वर्ष के चालू वर्ष के बीच और कीमत स्तर में 20.47% की वृद्धि दर्शाता है। 100 का वो आंकड़ा है, मैंने बताया आपको। 100 से अधिक है तो वृद्धि है, 100 से कम है तो वृद्धि नहीं है। अब हम देखते हैं कि सूचकांक रचना में समस्याएं क्या क्या आती हैं। सूचकांक का उद्देश्य, सूचकांक रचना के उद्देश्य में संबंध में स्पष्ट अति महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए, यदि हमारा उद्देश्य ग्रस्तों के उपभोग प्रारूप को ध्यान में रखकर कीमतों में परिवर्तन की पता लगता है तो हमें थोक कीमतों की जगह खुदरा कीमतों पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार वस्तुओं का चुनाव, किसी भी सूचकांक में सभी वस्तुओं और उसकी कीमतों को सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है। वस्तुओं का सावधानीपूर्वक चुनाव किया जाना चाहिए ताकि वे जहाँ तक संभव हो सके प्रतिनिधि वस्तुएं हो। आधार वर्ष का चुनाव, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई असामान्यता जैसी मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदा आदि नहीं हो। यह चालू वर्ष से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। और सूचकांक रचना में समस्याएं क्या आती हैं। सूत्र का चुनाव, देखिए सूचकांकों की रचना के लिए अनेक सूत्र विकसित किए गए हैं, लेकिन
एक उपयुक्त सूत्र का चुनाव आंकड़ों की उपलब्धि और सूचकांकों के उद्देश्य पर निर्भर करता है। कोई भी एक सूत्र सभी प्रकार के सूचकांकों की रचना के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बहुत सारे सूत्र है और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये समस्या है इसमें। इसके बाद अगला है आंकड़ों के स्रोतों। विश्वसनीय आंकड़ों के चुनाव के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आंकड़े प्रामाणिक है कि नहीं, ये हमें तय करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने आपको इंडेक्स का पार्ट फर्स्ट देखा और पिछले अध्याय का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको आप चाहे देख सकते हैं। अगले वीडियो के साथ आपके पास पुनः मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।